नमस्कार, समाचार टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम दी शख्सियत। दी शख्सियत में आज हमारे साथ मौजूद हैं सोमाश प्रकाश जी, जो कि एक समाज सेवी हैं, पूर्व विधायक हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं। सर, हमारे इस खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, मेरा जो आपसे पहला सवाल यही है कि आप एक समाज सेवी हैं, जैसा कि मैंने पहले भी अपने इंट्रो में भी कहा कि आप एक समाज सेवी हैं। मैंने इसी से शुरुआत भी की। आप काफ़ी समाज सेवा करते हैं, कोई जान नहीं पाता है। तो सर, ये भी देखा गया है कि जो पूर्व विधायक होते हैं या फिर जो नेता होते हैं वो कुर्सी के पीछे भागते हैं और आप समाज सेवा के पीछे भाग रहे हैं, ऐसा क्यों? मेरी शुरू से रुचि समाज सेवा में रही है। राजनीति तो इत्तेफाक से, क्योंकि मेरे पिताजी राजनीति में थे और उनका बहुत बड़ा कद था, तो उसी का जो नेता थे उत्तर प्रदेश के और देश के, वो उनको बहुत अच्छी तरह जानते थे। चाहे उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहे हों, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी हों, चाहे इंदिरा जी हों, तो और उत्तर प्रदेश में पंडित कमलापति त्रिपाठी जी उनसे बहुत संबंधित रहे हैं। और तो उस सब चीज़ों का मुझे एक मौका मिला। उनकी डेथ के बाद में मुझे पब्लिक ने कहा कि आप समाज सेवा भी करिए और इसके साथ राजनीति भी करिए। नहीं तो सर, ऐसा लगता नहीं कि अब एक तरफ राजनीति भी चल रही है, एक तरफ समाज सेवा भी चल रही है, तो कभी आपको उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। राजनीति में रहते हुए भी मैं अपने समाज सेवा की रुचि करता रहा और समाज सेवा में मेरा हमेशा से एक तरीका रहा कि जहाँ भी कोई भी कार्य सामाजिक रूप से यहाँ शहर में, जनपद में कहीं होता है, तो मैं उसमें दिलचस्पी लेता हूँ, उसमें सहयोग करता हूँ उस कार्य में कराने में। और इसी के साथ साथ में मैं ये कोशिश रखता हूँ कि मेरे घर पे, मैं अगर राजनीति में भी जो लोगों की सेवा करता था, जो लोग बाग मेरे पास अपने काम लेके आते थे, वो भी एक समाज सेवा के रूप में ही मैं करता था। मेरा उसमें कोई वो नहीं था। मैंने कभी राजनीति में आपस में, जो कॉन्स्टिट्यूंसी मेरा विधानसभा क्षेत्र था, उसमें अगर कोई झगड़े हुए तो उसमें मैं फैसला करा सका तो करा सका, नहीं तो मैं अलग हट जाता था। मतलब आपका काम करने का ढंग कुछ अलग ही था लोगों से? मेरा काम करने का बिल्कुल ढंग अलग था। लोग उसको समझते भी थे और वो मेरे पास में उसी तरह के। मैंने कभी किसी गुंडे बदमाश से कभी मैंने अपना वास्ता नहीं रखा। कोई गुंडा बदमाश मेरे पास आता भी नहीं था और कभी कोई गलत काम लेके भी मेरे पास नहीं आता था, क्योंकि मैं गलत काम ही करता था। मैं मना कर देता था अगर कोई काम गलत होता था और उसने आके मेरे से कहा जी ऐसा मामला है, तो मैं उसको स्पष्ट मना कर देता था। जबकि राजनीति में ये मुश्किल है, लेकिन मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये काफी मुश्किल है अगर कोई इस तरह होता, क्योंकि भाई जब आदमी उस कुर्सी पर रहता है, उस पोजीशन पर रहता है, तो फिर उसको करना ही पड़ता है। अक्सर ये भी देखा गया है सर कि लोग समाज सेवा के नाम पे वोटिंग को ज्यादा महत्व देते हैं कि भाई एक वोट मेरा पक्का हो गया है शहर के अंदर, अगर मैं इसका काम कराता हूं तो शहर के अंदर मेरा एक वोट पक्का हो गया है। मेरा ये दृष्टिकोण कभी नहीं रहा कि मैं जो कुछ भी कार्य कर रहा हूं वो वोट के हिसाब से कर रहा हूं। वोट मुझे लोगों ने दी और मैं तीन चार बार विधायक भी रहा और मैं जीता भी हूं बहुत अच्छे तरीके से और अच्छी वोटों से जीता हूं मैं। लेकिन मैंने कभी भी वोट के अभिप्राय से कोई काम किसी का नहीं किया। जो किया वो एक सेवा के रूप में और एक समाज सेवा के रूप में मैंने कार्य किया और मैं राजनीति में समाज सेवा ही ज्यादा करता रहा। अच्छा, शहर के अंदर भी सामाजिक कार्य होते हैं, तो कितना जुड़े हुए हैं आप उन लोगों से, उससे सामाजिक कार्यों से? सामाजिक कार्यों से मैं करीब करीब सबसे ही जुड़ा हुआ हूँ। जो शहर में होते हैं उसमें मुझे बुलाते भी हैं, रोटरी क्लब वाले भी बुलाते हैं मुझे, और ये गुडविल सोसाइटी है ये भी मुझे बुलाते हैं, और भी बहुत सारे जो प्रोग्राम होते रहते हैं वो मुझे बुलाते रहते हैं, जो अलग अलग उसमें, और मैं जाता हूँ और उनके साथ सहयोग करता हूँ। मतलब जो भी अगर जो आपसे हो पाता है, जैसे अगर किसी लड़की की शादी करानी है तो फिर उस हिसाब से आप? हाँ, मतलब लड़की का विवाह होना है उसमें भी मैं सहयोग करता हूँ, और किसी को कोई बीमार है, परेशान है, कोई दुखी है, उसमें भी मैं उसकी मदद करता हूँ। और गरीब आदमी है और वो बीमार है और उसको इलाज की ज़रूरत है तो मैं उसको भी कराने का कोशिश रखता हूँ, करता हूँ कोशिश कि मैं उसको पैसे भी दूँ और उसका इलाज भी कराऊँ। अच्छा सर, ये भी देखा गया है कि जो कुछ आजकल देखते हैं कुछ लोग कंबल बांटते हैं, तो कंबल बांटने के बाद वो लोग फोटो क्लिक करके फेसबुक पे डाल दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, लेकिन अभी तक आज तक आपको ऐसा नहीं करता देखा गया। कहते हैं
कि आप सब काम जो सामाजिक कार्य है उसको बहुत छुपे तरीके से करते हैं, मतलब छुपे रूप में कर देते हैं। आखिर ऐसा क्यों, क्या सोच है आपकी ऐसे? इसको दिखाने से क्या फायदा है? यदि कोई भी चीज आप अगर कर रहे हैं तो अपने मन से कर रहे हैं, उसका शो करने से क्या फायदा है? कंबल तो मैं भी बांटता हूँ, जो सर्दियों के दिनों में जो गरीब लोग होते हैं उनको भी मैं देता हूँ। और हमारा सुखदेव आश्रम सेवा ट्रस्ट है, वहाँ बहुत साधु संत आते रहते हैं, तो 200, 250, 300 कंबल हम वहाँ महाराज जी के पास भेज देते हैं, वो उन साधु संतों को बांट देते हैं। तो उसमें क्लिक करा के फोटो खिंचवा के क्या ये कोई मतलब इसमें मेरा कोई वो नहीं है विचार। मतलब इन सब चीजों से आप काफी दूर रहते हैं। सब चीजों से। अच्छा, ये बताइए कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाने के लिए आपने क्या किया एक समाज सेवी के रूप में? देखिए, सांप्रदायिक सौहार्द बनाने के लिए मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि जो सांप्रदायिकता है ये नहीं फैलनी चाहिए। और मेरा हिंदू मुस्लिम दोनों लोगों में बहुत अच्छा विश्वास भी है और बहुत मेरा सम्मान भी है। और मैं हर वर्ष तो सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर के अपने यहाँ 31 दिसंबर में, क्योंकि नया साल आ जाता है 1 जनवरी को, तो 31 दिसंबर को एक मुशायरा कराता हूँ और उसमें कवि सम्मेलन भी कराता हूँ। उसमें कवि भी आते हैं, मुशायरा भी आता है, मुस्लिम्स भी आते हैं मुशायरे के हिसाब से, और कवि सम्मेलन हिंदू कवि आते हैं, और वो सब बैठ करके हम करीब रात भर वो मुशायरा होता है और उसमें सभी इकट्ठे होते हैं। इसी तरह से बहुत कुछ मेरी कोशिश रहती है कि कहीं भी कोई हिंदू मुस्लिम बात हो तो मैं कोशिश रखता हूँ कि ये नहीं होनी चाहिए, और आपस में समझाता हूँ कि भाई हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं होना चाहिए, हम लोग सब भाई भाई हैं और आपस में प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। जी हाँ, मतलब ये एक बहुत ज़रूरी भी चीज़ है कि हम सब भाई भाई हैं, आपस में प्यार से रहना चाहिए। इन सब से कोई फ़ायदा नहीं होता है, इन सब से कोई फ़ायदा नहीं होता। और क्या आपने मतलब कहते हैं ना कि भाईचारा बनाने के लिए अक्सर नेता लोग कुछ ना कुछ करा ही देते हैं, लेकिन आप एक समाज सेवी के रूप में, जितना मैंने पढ़ा है, आपकी एक किताब भी है, मैंने उसमें भी पढ़ा है, तो उसमें भी देखा गया है कि आप एक समाज सेवी के रूप में ज़्यादा ही समाज से जुड़े हुए हैं। मतलब अगर हम यूँ कहें कि आप एक नेता कम हैं, समाज सेवी ज़्यादा है, तो ठीक रहेगा? इसमें कोई शक नहीं। राजनीति में मेरी बहुत रुचि नहीं कहीं भी रही, जो सच्चाई की बात है। मैं राजनीति को भी एक समाज सेवा का ही दृष्टिकोण रखता था। क्योंकि मैं एमएलए था, तो एमएलए होने में मेरे पास पावर थी, तो उस पावर का मैं इस्तेमाल गरीब लोगों के लिए और आदमियों के लिए करता था। मैंने कभी अपना व्यक्तिगत लाभ कभी राजनीति में नहीं उठाया। मेरे संबंध रहे, वीपी सिंह जी से भी रहे, इंदिरा जी से भी बहुत मेरे संबंध रहे, और भी बड़े बड़े नेताओं से मेरे संबंध रहे, नारायण दत्त तिवारी जी से मेरे संबंध रहे, मोसीरा किदवई जी से मेरे संबंध रहे, और ये लोग बहुत ऊंचे ऊंचे पद पर भी थे। लेकिन मैंने कभी कोई व्यक्तिगत लाभ उन लोगों से नहीं लिया। जो भी कार्य किया, जो भी किसी को, वो सामाजिक रूप से लोगों के ही काम के लिए काम कहा। मैंने व्यक्तिगत अपना काम पर्सनल कभी नहीं लिया किसी से। अच्छा सर, एक चीज़ और है, आपका टिकोला, आप एक उद्योगपति हैं, टिकोला शुगर मिल है आपका। इस समय जो शुगर मिल है आपका, शुगर रिकवरी के मामले में नंबर 1 रहा है। ऐसा आपने क्या किया और आपकी दृष्टिकोण क्या होती है? उद्योगपति के रूप में आप जब कुछ सोचते हैं तो किस तरह सोचते हैं, और आपने अपने मिल को नंबर 1 बनाने के लिए क्या कुछ किया? देखिए, पहली कोशिश हमने ये की कि किसान का पेमेंट और किसान का पेमेंट, तोल में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, घटतोली नहीं होनी चाहिए, खास तौर से गेट के ऊपर। और पेमेंट हमने हमेशा 1989 में, 1998 में हमारी चीनी मिल लगी सन 1998 में। तब से और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे यहाँ गन्ने का पेमेंट रुका हो। हमेशा समय पे पेमेंट किया, और हमेशा चीनी मिल बंद होने के बाद में, जैसे ही चीनी मिल बंद हुआ तो जो गन्ने का किसान का जो पेमेंट रहता था उसको फुल एंड फाइनल पेमेंट हम कर देते थे। और इसी के साथ साथ में जो रिकवरी का सब मामला है, उसमें तो हमने गन्ने की वैरायटीज़ डेवलपमेंट, शुगर डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षेत्र में कराया, और उसमें जो अच्छी अच्छी वैरायटीज़ हैं वो किसानों को उनके लिए प्रोत्साहित किया, और किसानों ने वो बोई। उससे हमारी चीनी मिल के अच्छी वैरायटीज़ के मतलब गन्ना है, और उसमें चीनी की पर्दा अच्छा आता है, तो इसलिए वो शुगर रिकवरी हमारे यहाँ बहुत अच्छी रही है। अच्छा, अक्सर देखा गया है कि शुगर मिल बंद हो जाते हैं, पेमेंट होता नहीं है, करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों रुपया किसानों का लोग बाकी रहते हैं, लेकिन आपकी शुगर मिल ने
पेमेंट दिया है, टाइम पे पेमेंट दिया है। घटतोली भी देखा जाता है कि किसान इससे बड़ा परेशान रहते हैं कि वो लोग अपना गन्ना लेके जाते हैं तो इस चीज को मैनेज कैसे करते हैं आप? मतलब इतनी बड़ी शुगर मिल है तो इसको मैनेज कैसे करते हैं, कंट्रोल कैसे करते हैं, मैनेजमेंट आपका क्या रहता है? देखिए, मैनेजमेंट तो जब हम नहीं चाहेंगे तो इस स्टाफ की गड़बड़ करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये स्टाफ तो जब मैनेजमेंट चाहता है कि घटतोली हो तब मैंने स्टाफ करता है। अगर स्टाफ के ऊपर हमारा अंकुश है, हमारा दबाव है कि कोई किसी भी तरह से जो है वो घटतोली नहीं होनी चाहिए, और घटतोली 1 किलो की भी हम घटतोली नहीं करते हैं। और बल्कि कोशिश ये रखते हैं कि कम से कम दिन भर में 5-6 बार गन्ने कांटे को चेक कराते रहते हैं। क्योंकि कांटा मशीन है, उसमें कोई भी गड़बड़ हो जाए तो फौरन चेक कराते रहते हैं। 5-6 बार दिन भर में हमारा कांटा चेक होता है, जिससे कोई गड़बड़ ना मिले। गड़बड़ हो तो फौरन ठीक कराते हैं उसको। तो जब हम प्रशासनिक रूप से हम मैनेजमेंट जो हमारे भाई और वो सब जैसा चीनी मिल देखते हैं, तो वो लोग ये कोशिश रखते हैं कि कोई गलत काम नहीं होना चाहिए किसान के साथ में, और सही समय पर चीनी मिल चले, सही समय पर गन्ना क्रशिंग हो, और सही समय पे किसानों का पेमेंट हो। जो पेमेंट रोकते हैं गन्ने का, वो मैं समझता हूँ कि वो किसान के साथ ज्यादती करते हैं। क्योंकि जब हमने किसान का गन्ना ले लिया तो उसका पेमेंट हम नहीं करेंगे तो वो कहाँ से खाए पिएगा, उसकी कैसे जिंदगी चलेगी? उसको शादी है, खर्चे हैं, दुनिया भर के मामले हैं, वो कैसे पूरे होंगे? तो ये हम ज्यादती करते हैं जो चीनी मिल वाले किसान का पेमेंट नहीं करते हैं। अच्छा सर, आप किसानों की बात कर रहे हैं। हमने देखा है कि अक्सर नेता जो है किसानों की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनकी लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, तो आप फ्रंट पे क्यों नहीं आते हैं कि किसानों की जो लड़ाई है फ्रंट पे रह के लड़ी जाए? आप किसानों के लिए इतना कुछ करते हैं। देखिए, ऐसा है, फ्रंट पे आकर के तो फिर शो वाली बात हो जाती है कि हम शो कर रहे हैं। मैं जब 1980 में पहली बार विधायक हुआ तो 83 में यहाँ एक घटना हुई। बारिश हो गई बहुत ज्यादा, जिन दिनों में गेहूं उठता है। वो जो बारिश हुई उसमें ये हुआ कि गेहूं पर ब्लैक स्पॉट पड़ गया। ब्लैक स्पॉट जो पड़ा तो उसमें जो गेहूं बिक्री के मतलब खरीद केंद्र हैं गवर्नमेंट के, उनमें वो ब्लैक स्पॉट वाला गेहूं, चूंकि वो खराब हो जाता है जल्दी गेहूं, तो इसलिए उसको लेने के लिए वो रिजेक्ट करते थे। लेकिन उसमें करप्शन हो रहा था। जिसने पैसे दे दिए उसका ब्लैक स्पॉट वाला गेहूं ले लिया, जिसने पैसे नहीं दिए उसको रिजेक्ट कर दिया। ये मुझे किसानों ने शिकायत की कि साहब ऐसे ऐसे मामला है। मैंने वीपी सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, उनसे रिक्वेस्ट की कि साहब ऐसे ऐसे मामला हो रहा है और ये बड़ा नुकसान हो रहा है किसान का। गेहूं कहाँ ले जाए? वो बिक्री केंद्रों पर गेहूं खरीदा नहीं जा रहा है तो कहाँ ले जाए अपने गेहूं को? तो उन्होंने कहा कि हम चुपचाप आएंगे मुजफ्फरनगर और तुम्हें साथ ले जाएंगे, हमें पकड़वाओ। मैंने उनसे तय कर लिया प्रोग्राम। वो आए मुजफ्फरनगर, पुलिस लाइन पर हेलीकॉप्टर उतरा, मैं उनके साथ उनको अपने क्षेत्र में ही ले गया। और वहाँ सेंटरों पर जब मैं उनको ले गया तो मैंने चेक कराया। चेक कराने में बिल्कुल निकला कि बहुत सा गेहूं ऐसा जो खरीद रखा है जो ब्लैक स्पॉट है, जो बहुत सा गेहूं ऐसा है जो रिजेक्ट हो रहा है वो ब्लैक स्पॉट नहीं है। तो जब ही उसी वक्त में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश किए कि ब्लैक स्पॉट गेहूं उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं रोका जाएगा और सारा गेहूं जो है वो ब्लैक स्पॉट खरीदा जाएगा और उसको तुरंत फ्लोर मिल्स को दे दिया जाएगा, जिससे कि वो रखा ना जा सके, उसकी स्टोरेज की बात ना हो। तो मैं ऐसे काम बहुत मैंने कराए हैं किसानों के। जब मैं जो काम भी होता है सब शांत तरीके से होता है, शांत तरीके से काम कराया है। उसको भी मैंने कोई बहुत शो नहीं किया, सिर्फ चीफ मिनिस्टर मेरे साथ गए और मैंने उनको पकड़वा दिया वो गेहूं। इसी तरह से गन्ने के मामले में, गेहूं के मामले में, किसान के मामले में मेरी हमेशा रुचि रही है और मैं रुचि रखता हूं, आज भी मैं रुचि रखता हूं। हमारे साथ सोमांश जी है, वो हमारे साथ बने हुए हैं, एक समाज सेवी हैं। आप इनकी बातों से आपको काफ़ी प्रेरणा भी मिली होगी। देखा आपने कि किस तरह से ये समाज सेवा तो करते हैं लेकिन किसी को बताते नहीं हैं, क्योंकि समाज सेवा बता के नहीं की जाती है। समाज सेवा अपने आप में ही एक सेवा होती है। एक जो भाव मन में होता है किसी के प्रति वो होता है एक समाज सेवा। तो अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए समाचार टुडे।
मुजफ्फरनगर शहरवासियों के लिए खुशखबरी, अब मात्र 150 रुपए में 1000 पंपलेट अखबार में डलवाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9219538555। हिंदुस्तान 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 हिंदुस्तान। दे शुड से हिंदुस्तान अखबार की नई पेशकश हिंदुस्तान स्मार्ट, मात्र 2 रुपए में। हिंदुस्तान 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 हिंदुस्तान। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका दी शख्सियत में। हमारे साथ सोमांश जी बने हुए हैं। सोमांश जी, आप राजनीति में भी बहुत आपकी पैठ है और एक समाज सेवी तो आप है ही हैं, पूर्व विधायक भी रहे, आपकी फैमिली भी काफ़ी राजनीति से जुड़ी रही है। तो कुछ राजनीति के बारे में हमें बताइए कि आपने राजनीति में कदम कब रखा? 1967 में मैं कांग्रेस का पीसीसी का मेंबर और एआईसीसी का मेंबर हो गया था। 67 से समझिए कि मैंने राजनीति में कदम रखा है। मतलब 1967 से आपने राजनीति में कदम रख दिए थे। अच्छा, राजनीति में आपके आने का कारण क्या था? सिर्फ यही कारण था कि क्या आपके जो पिताजी थे वो भी राजनीति से जुड़े थे, कि आपकी फैमिली राजनीति से थी इसलिए आप राजनीति में? हाँ, मेन कारण तो यही था, क्योंकि मेरे पिताजी का बहुत बड़ा सर्किल था और पूरे जनपद में उनकी एक बहुत बड़ा सम्मान था। तो जो लोग उनसे जुड़े थे, मैंने ये महसूस किया कि ये सब लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि वो सब मेरे पिताजी से जुड़े थे। तो मैंने ये कोशिश की इस बात की कि भाई मैं भी कम से कम इन लोगों की सेवा और वो उसी तरह से करता रहूं जैसा मेरे पिताजी करते रहे हैं। और उसी में फिर मैं राजनीति में, चूँकि उनका राजनीतिक कद बहुत बड़ा था, उनका नेहरू जी से भी संबंध थे, पंडित कमलापति त्रिपाठी जी उत्तर प्रदेश में बहुत संबंध थे, इंदिरा जी से भी उनके संबंध थे। तो उनका मुझको लाभ भी मिला और मैं उन्हीं के उस पर जो है वो राजनीति में आ गया। मतलब पिताजी का बड़ा लाभ मिला है आपको इस राजनीति कैरियर में, पिताजी का बहुत बड़ा लाभ रहा है। अच्छा, स्वामी कल्याण जी के साथ आपकी काफ़ी बैठक थी, आप उनसे काफ़ी जुड़े हुए थे। तो वो एक कहते हैं कि वो शिक्षा के गुरु माने जाते थे, वो शिक्षा के प्रति काफ़ी उनका लगाव रहा है। तो उन्होंने शिक्षा के प्रति क्या किया और आप क्या कर रहे हैं? देखिए, स्वामी कल्याण देव जी महाराज का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या बल्कि दूसरे सूबों में भी उनका बहुत बड़ा कद था और वो एक बहुत ही बड़े त्यागी संत थे। ऐसा संत होना बड़ा मुश्किल है और हमारा उनसे बड़ा संबंध रहा। 32 साल तो वो जो ऊपर सामने जो ये मकान में हमारे कमरा आप देख रहे हैं, इसमें 32 साल इसी कमरे के अंदर वो रहे हैं और हम लोगों से बहुत जुड़े हुए थे, हम उनसे बहुत जुड़े हुए थे, गोदी में खेले हैं हम उनके, और बहुत बड़े संत थे वो। और एजुकेशन में तो उन्होंने कोई तादाद ही नहीं थी, न मालूम कितने हजार स्कूल उन्होंने जो है वो हमारे जनपद में और आसपास में, केवी के, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, आपके इंटरमीडिएट कॉलेज, प्राइमरी स्कूल, एजुकेशन में तो वो शिक्षा ऋषि कहलाते थे। और वो पूरे इस आप समझिए कि हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या, उत्तर प्रदेश में भी, राजस्थान, हरियाणा, उन सब में उनकी बहुत बड़ी पहचान थी और सभी जितने बड़े बड़े लीडर्स थे, गवर्नर्स थे, वो सब स्वामी जी महाराज की बड़ी इज्जत करते थे और उनको बड़ा सम्मान देते थे। अच्छा सर, 1986 में सुना गया है कि आपको कांग्रेस से निकाल दिया गया था, निष्कासित कर दिया गया था, आखिर क्या वजह रही थी? हाँ, वो घटना हुई। ऐसा हुआ कि श्री विश्वनाथ प्रताप जी के और राजीव जी के कुछ आपस में टर्म्स खराब हो गए। ये हम लोगों को नहीं उस वक्त तक पता चल पाया। एक प्रोग्राम में हरिद्वार में विश्वनाथ प्रताप जी गए हुए थे, वापसी में वो मेरे यहाँ आ गए। उसमें घटना ये हुई थी कि अरुण नेहरू, आरिफ खान, सतपाल मलिक को कांग्रेस से निष्कासन कर दिया था। उस घटना से वो व्यथित थे, तो वो हरिद्वार से आते हुए मेरे घर पे आ गए और मेरे घर पे आकर के उन्होंने जो पहला पत्र राजीव गांधी को लिखा, जिसमें रेजिग्नेशन भी था और अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी,
वो मेरे मकान से ही किया। अब वो मेरे घर पे आ गए तो मैं उनको रोक नहीं सकता था। आए, मैंने उनका स्वागत किया, चूँकि चीफ मिनिस्टर रहे, मेरे उनके संबंध भी बहुत थे, मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे बहुत जुड़ा हुआ भी था। तो आए तो जैसा उन्होंने कहा कि हम एक पत्र लिखेंगे, तो मेरे बेडरूम में चले गए, वहाँ वो पत्र लिखा। फिर उन्होंने कहा टाइपिस्ट को बुलाओ, तो टाइपिस्ट आ गया। टाइपिस्ट आ करके उन्होंने कहा कि UNIPTI को बुला लो। हमने कहा कि भाई मारे गए ये तो मामला लेकिन वो सब मुझको करना पड़ा, वो परिस्थितियों के कारण। और उसमें फिर चूंकि राजीव जी को लगा कि मैं VP सिंह जी के बहुत नजदीक हूँ। गेहूं के साथ कौन पीस गया? नहीं, लेकिन मुझको VP सिंह जी ने बड़ा सम्मान दिया। मैं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रहा, जनता दल से MLA भी रहा मैं 89 में, 91 में। तो मुझे बड़ा उन्होंने सम्मान दिया, मुझे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया। मैं ऑल इंडिया लेवल पर कोषाध्यक्ष था जनता दल का। 4 प्राइम मिनिस्टरों के साथ मैंने काम किया, VP सिंह जी के साथ, देवगौड़ा के साथ, गुजराल के साथ, मैं सब रहा। तो मेरा बड़ा सम्मान रहा और मैं बहुत सी स्टेट्स का इंचार्ज हुआ करता था उस वक्त, ऐसी बात नहीं। मतलब कांग्रेस से जब आपको निष्कासित किया गया तो आप कई पार्टियों को आपने ज्वाइन किया है? नहीं, कोई पार्टी नहीं सिवाय जनता दल के। सिवाय जनता दल? हाँ, और कोई पार्टी नहीं। और मैं किसी पार्टी में नहीं गया, तो मैं कांग्रेस में था, या फिर 89 में मैं फिर 89 में मैं फिर कांग्रेस में आ गया था, जब से फिर कांग्रेस में हूँ। फिर कांग्रेस में आने की वजह क्या बनी, मतलब फिर कैसे आपकी एंट्री हो गई? मेरा मन जनता दल में लगा नहीं, क्योंकि झगड़े थे बहुत आपस में। और मैं फिर जब 89 में करीब VP सिंह जी ने भी राजनीति को ऑफ कर दिया था, तो मैंने उनसे कहा कि अब आप तो ऑफ कर चुके हैं, जनता दल का मामला तो ऐसा ही उल्टा पुल्टा है, तो मैं कांग्रेस में ही जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, तुम कांग्रेस में चले जाओ। हम कांग्रेस में आ गए। फिर आप कांग्रेस में, आपने फिर से अपना रुख कर लिया। अच्छा सर, आप विधायक रहे हैं, उसके बाद फिर आप काफ़ी विधायक के लिए आपने कोशिश की है शहर के अंदर, आपने काफ़ी चुनाव लड़े, आप हार भी गए। तो क्या वजह रही आपके हारने का कारण क्या रहा? जो कि आप इतने सरल स्वभाव के हैं, तो क्या ये जो सरल स्वभाव है आपका, वो आपका हारने का कारण बन गया क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, राजनीति 89 के बाद, 89 के बाद में राजनीति में शनई चेंज आना शुरू हुआ। और 93 के बाद राजनीति में बहुत ज़्यादा खराबियां आ गई। जाति और धर्म की राजनीति हो गई, और जाति और धर्म की राजनीति को लेकर के, और एक अनफॉर्चुनेट हो गया कि राजनीति के अंदर जो एक सेवा भाव हुआ करता था वो तो रहा नहीं, एक कमर्शियल हो गया राजनीति। उस सब को लेकर के जो आज जो परिस्थितियां रही इन दिनों में राजनीति में, उनमें मैं अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाया। मतलब इस परिवेश को में आप एडजस्ट नहीं कर पाए जो राजनीति का चल रहा है पूरा, उसी वजह से मैं चुनाव लड़ता रहा और चुनाव हारता रहा। क्योंकि एक तो जाति बिरादरी का मामला, जो पहले हमारे ज़माने में जब 80 में हम रहे या 85 में रहे या 89 में रहे, तो उस वक्त ये जात बिरादरी का मामला नहीं था बिल्कुल भी। लेकिन अब आकर के बहुत जात बिरादरी का हो गया, बनिया, ब्राह्मण, मतलब ये कि मुसलमान, तो ये डिवीज़न हो गया। तो मान लीजिए कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हो गया तो मुस्लिम वोट सारी उसके साथ चली गई, और हिंदू वोटों में डिवीज़न हो गया, हम चुनाव हार गए। इसी तरह से समीकरण गड़बड़ होते रहे बस। मतलब कि इस समय जातिवाद जितना है उतना पहले नहीं था, उतना पहले नहीं था। अच्छा सर, ये बताइए, आपके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ है जिसे आपको सोच के ही आपका मन जो है भर आता हो, आपकी आंखें भर आती हो? कुछ ऐसा वक्त बताइए जरा। हाँ, 1964 में 11 जून 1964 को जब मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ, तो सडन स्वर्गवास हुआ उनका। एकदम जीप से वो जा रहे थे, मेरी उम्र मात्र 24 साल की होगी उस समय जब उनका स्वर्गवास हुआ, और एकदम सडन स्वर्गवास हुआ, तो मुझे बहुत बड़ा आघात लगा। और मुझे, मेरे दोनों छोटे भाई तो बहुत छोटे थे, और मैं ही, मतलब मेरी शादी हो चुकी थी, और मैं ही उनके उसमें बड़ा लड़का मैं ही था, तो सारा बोझ, सारा मामला सब मेरे ऊपर आ गया। मुझे अभी भी जब भी मुझे वो घटना याद आती है तो मुझे बड़ा कष्ट होता है मेरे पिताजी के स्वर्गवास का। 2 भाई छोटे हों, आप बड़े हैं, 24 साल की उम्र है, कुछ है नहीं, तो एक दुखद बात तो है ही है। अच्छा ये बताइए, कुछ ऐसी चीज़ बताइए आपके साथ घटित हुई हो जिसको आज भी आप भूलना ना चाहते हो, आपको लगता हो कि नहीं यार ये तो मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ। भाई ऐसा कुछ नहीं। विधायक बने आप पहली बार, तो
नहीं, विधायक जब बने पहली बार तो ये जरूर हुआ कि मुझे ये महसूस हुआ कि अब मैं जनता की सेवा और कुछ मुझे पावर आ गई है, इससे मैं जनता की सेवा और कर सकता हूँ। समाज सेवी तो आप थे ही, तो विधायक बन के तो फिर अब जनता की सेवा और अच्छे से की जा सकती है। और अच्छे से की जा सकती है, ये मुझे खुशी हुई और ये मैंने महसूस किया कि मुझे भगवान ने ये मौका दिया कि भाई मैं जनता की सेवा और अच्छी तरह करूँगा, चूँकि मुझे शक्ति भी मिल गई। विधायक को एक पावर होती है और अगर वो जन सेवा करना चाहे ईमानदारी से तो बहुत अच्छी जन सेवा कर सकता है। अच्छा, इंदिरा गांधी के साथ भी आपका काफ़ी वक्त गुजरा है, इंदिरा गांधी के साथ आप काफ़ी रहे हैं, तो आपको तब की राजनीति और अब की राजनीति में क्या फ़र्क लगता है? बहुत फ़र्क आ गया। राजीव गांधी जी और इंदिरा जी से मेरे बड़े व्यक्तिगत संबंध रहे हैं। राजीव गांधी जी मेरी बेटी की शादी में 9.5 तोड़ के प्राइम मिनिस्टर थे और मेरी बेटी की शादी में आए थे वो। लेकिन जब की और आज की राजनीति में तो बहुत अंतर आ गया, ज़मीन आसमान का अंतर आ गया। अब एक तो चरित्र हनन बहुत होने लगा जो पहले नहीं था। इंदिरा जी अब वो विपक्ष में भी रहीं, उन्होंने कभी विपक्षी लीडर का नाम नहीं लेती थी, वो पार्टियों के हिसाब से वो बात करती थी। लेकिन अब आजकल बड़ा चरित्र हनन होने लगा और राजनीति का स्तर गिर गया, राजनीति का बहुत स्तर गिर गया। और राजनीति में इंदिरा जी के ज़माने में और राजीव जी के ज़माने में और आज में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया, बहुत राजनीति ख़राब हो गई। आजकल लोग कुछ भी बोल जाते हैं, उनको ये नहीं मालूम कि वो क्या बोल रहे हैं। हाँ, मतलब ये कि एक दूसरे के बारे में इतनी कच्ची बात कह देते हैं कि जो उनका स्टेटस, जो उनकी जो कद है, वो भी उनको इजाज़त नहीं देता इस बात की कि वो आप इस तरह की बात करें जैसे कर रहे हैं। अच्छा सर, युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन है, बता दें। युवाओं को मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई ईमानदारी और सच्चाई और चरित्रता, ये 3 चीज़ें आदमी के जीवन में विशेष तौर से रहनी चाहिए। जो भी व्यक्ति अपना जीवन को बनाना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, वो ईमानदारी, चरित्रवान और सच्चाई के साथ में अपना जीवन को व्यतीत करे। बहुत सही बात आपने कही सर। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे सोमांश जी, जो कि एक समाज सेवी हैं, पूर्व विधायक हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, आज के युवाओं को एक सबक दिया है कि ईमानदारी, चरित्रता और आपके अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप ईमानदार रहेंगे और आपका चरित्र अच्छा होगा तो समाज में आपका कद उतना ही बढ़ेगा। तो अगले हफ्ते हम एक नए चेहरे के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए समाचार टुडे। नमस्कार।